इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के केंद्र बड़े भाई इंजीनियर डीसी कपिल जी। मेरे विचार से कोई ऐसा साथी नहीं है जो उनके बारे में ना जानता हो, परिचित ना हो, क्योंकि दिल्ली में जब से वो आए किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी क्षेत्र में हमेशा जुड़े रहे। लेकिन उनकी जो शुरुआत हुई वो डेसू में उसकी एंट्री आने के बाद में दिल्ली में इन्होंने यहाँ पे अपना नौकरी के साथ साथ सामाजिक जीवन भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जो इसके आयोजक साथी हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। एक छोटे समय में उनको ये लगा कि उनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे, उनका नेतृत्व करते रहे। उन्होंने एक छोटे समय में उनका ये सम्मान समारोह आयोजित किया है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको बधाई भी देना चाहूँगा। आज के इस आयोजन में दिल्ली में काम करने वाले, सामाजिक संगठनों में सभी काम करने वाले, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन BS भारती जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और इनकम टैक्स के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रहे बड़े भाई बड़गुजर जी, महेंद्र सिंह बड़गुजर जी, मारुति उद्योग से उसमें जनरल सेक्रेटरी रहे और फेडरेशन में भी हमारे साथी रहे। DR सौरी जी, BK कटारिया जी, डेसू की यूनियन की एक बड़ी पहचान, उसके प्रधान रहे लंबे समय तक अनिल शर्मा जी, जो कि आज रिटायरीज की जो एसोसिएशन है उसके वो महामंत्री हैं। बड़े भाई अकबर खालिद जी, वो भी एक डेसू की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। वो भी यूनियन और एसोसिएशन में हमेशा अग्रणी नेतृत्व उनका रहा है और अभी वो एक फ्रीडम फाइटर के नाम से एक संस्था का भी अभी नेतृत्व वो कर रहे हैं जो दिल्ली की 5 कंपनियों में है। मजदूर संघ के प्रधान किशन यादव जी और तमाम और जो साथी संगठनों में जो जिस विधानसभा में उन्होंने कई बार MLA और काउंसलर के लिए एफर्ट्स किया, वहाँ से भी कुछ इनके चहेते साथी जो आए हुए हैं और DC कपिल जी के परिवार से उनकी मिसेज, उनके बच्चे जो आए हुए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर एक छोटे से समय में, क्योंकि खुशी को तो हम कितना ही बढ़ा सकते हैं और कितना ही घटा सकते हैं, ये भी एक बड़ा खुशी का अवसर है। अब उनको 60 साल पूरे हुए, उनका बर्थडे भी अभी है और सुपर एनिवर्सरी का टाइम भी है, इनका 60 साल में यही था। इसलिए जो भी समय चुना उस समय के लिए एक बार मैं सभी को कहूँगा कि एक बार ताली बजा करके उनका वेलकम करेंगे। DC कपिल जी ने जब यहाँ पे ज्वाइन किया, एज ए इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, SC/ST एसोसिएशन के भी जनरल सेक्रेटरी रहे। जनरल एसोसिएशन जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की रही, उसके भी वो जनरल सेक्रेटरी लंबे टाइम तक रहे। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन, उसके भिन्न भिन्न पदों पर रहे। जनरल उसके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष के बाद कार्यकारी चेयरमैन रहे, उसके बाद वो चेयरमैन रहे
मतलब कहने का मतलब यह है, अगर उसकी हम गिनती में अब शुरू करूं, इतनी इवेंट्स हैं, उस इवेंट को थोड़े से समय में मैं आप सब लोगों के सामने रखने में असमर्थ हूं, क्योंकि इनका जो जीवन रहा, और एक ऐसा जीवन रहा जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है। इनको हमने अर्श पे भी देखा और इनको फर्श पे भी देखा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक जज्बाती आदमी है, हिम्मती आदमी है। नकारात्मकता जो होती है वो इनके उसमें नहीं है, छोटी सी उसमें भी ये पॉजिटिविटी ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसमें आगे बढ़ जाते हैं। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 चीज़ों में मैं संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा। जब यहाँ पर डेसू में भर्ती हुए, भर्ती होने के बाद में आदमी की शुरुआत समाज से, जहाँ से पैदा होता है वहीं से शुरू होती है। इन्होंने SC/ST एसोसिएशन को जीवंत किया, जो थोड़ा सा स्थिल पड़ी हुई थी उसको एक्टिवेट किया। उसके साथ एक्टिवेट करने के बाद इन्होंने जो जनरल एसोसिएशन इंजीनियर्स की थी उसके ये जनरल सेक्रेटरी रहे, और उस समय के दौरान 2-3 उपलब्धियां ऐसी रही जिनकी वजह से आज भी इनको दिल्ली के लोग ही याद नहीं करते हैं, डेसू के लोग ही याद नहीं करते हैं, पूरे देश के जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं वो याद करते हैं। इसलिए करते हैं, आपका जैसे कन्वेंस अलाउंस है वो हमेशा पैसों में बढ़ता था, उसको पेट्रोल लिंक कराने का काम DC कपिल जी ने किया। टेलीफोन की जो सुविधा होती थी वो क्लास 1 अधिकारी को मिला करती थी, असिस्टेंट इंजीनियर एंड अबोव मिला करती थी। उस सुविधा को भी इन्होंने जूनियर इंजीनियर तक एक्सटेंड कराया, और जूनियर इंजीनियर को भी टेलीफोन की सुविधा डेसू में ही नहीं पूरे देश के सुपरवाइजर जूनियर इंजीनियर्स को भी मिलने लगी। आज जितने भी कार्यरत इंजीनियर हैं वो आज जो चीफ इंजीनियर बने हैं, उन सभी का रास्ता DTSA एसोसिएशन से ही होकर के निकला है। वो किसी ना किसी तरीके से जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन में से ही निकल करके वो चीफ इंजीनियर बने हैं। उस समय पे बड़ी दूरदर्शिता के साथ एक ऐसा निर्णय कराया गया जिसको टाइम स्केल हम कहते हैं, उसमें एक अमलगमेशन कराया। एक पोस्ट को 20 में मर्ज करवाने से ये हुआ कि एक जूनियर इंजीनियर को भी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का स्केल मिलने लगा, और आज भी सभी को मिल रहा है। ये 3-4 चीजें ऐसी बड़ी उपलब्धियां इनकी रही हैं। फेडरेशन में, ऑल इंडिया फेडरेशन में जब ये दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, मुझे याद आता है शायद 98 की बात है, 98 में पहली बार एक ऐसा रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस के इतिहास में दर्ज हुआ। ITO का चौक, दिल्ली पुलिस में कुछ वैकेंसियां निकली थी। उस वैकेंसियों में SC/ST का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। उस चीज को लेकर के एक आंदोलन किया गया, और ITO चौक का जो रिकॉर्ड बना, 2.5 घंटे का जाम का रिकॉर्ड, वो DC कपिल जी ने यहाँ पर कुछ पैदा किया, जो दिल्ली पुलिस के उस समय फेडरेशन के करीब 20-21 लोगों को, साथियों को केस रजिस्टर हुआ। अब देखो आंदोलनों में तो ये चीज़ होती है, प्रसाद तो बढ़ता नहीं है। कुछ लोगों के केस खत्म हुए, काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ें चली। जब कोई आदमी एक्टिवली काम करता है, कोई भी मैनेजमेंट होती है, किसी भी संस्थान की होती है, वो कभी उसके बारे में अच्छा नहीं सोचती है। उस समय जब दिल्ली विद्युत बोर्ड का अनबंडलिंग हुई, 5 कंपनियों में विभक्त हुआ, और उन कंपनियों के माध्यम से रिलायंस कंपनी के
उसमें हिस्से में जो जिस तरह का डिवीजन हुआ और जो सबसे पहले शिकार हुए उसमें डीसी कपिल जी सबसे पहले थे। वो बुरा वक्त भी देखा, मतलब जो इतिहास बनाया जब कंपनियों ने यहाँ पे टेक ओवर किया तो इस तरह का आया, पहले अर्श पे थे और कंपनियों ने फर्श पे कर दिया, उसके बाद नहीं बैठे, उसके बाद फिर शुरुआत हुई। तो इनका सांप सीढ़ी का खेल और मैं और हम का भी चोली दामन का साथ रहा। इन्होंने कभी कभी हमको छोड़ा, मैं को पकड़ा, जहां मैं को पकड़ा वहां इनको पकड़ लिया। लाइफ में जो रहा वो ये बड़ा उतार चढ़ाव रहा। अंत में आउटसोर्स में भर्तियां, कंपनी आने के बाद में सरकारी रिक्रूटमेंट बंद हो गया, आउटसोर्स में लड़कों की भर्ती होने लगी। आज जिन लड़कों ने यहां पर जो ये इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, इन्होंने अगर इनके साथ जाति हो रही है इस चीज को पकड़ करके उनका प्रतिनिधित्व करने का निर्णय लिया। हालांकि हम उसमें ये था कि आप अपनी शांति से नौकरी करो, इन चीज़ों को छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं क्योंकि नेतृत्व का जो कीड़ा होता है वो आसानी से किसी का बैठता नहीं है। इन्होंने आउटसोर्स के सभी साथियों को जो यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको संगठित किया कि बताएंगे जो लोग बैठे हैं ये चीज, ये चश्मदीद गवाएं और तालियां बजा करके इस बात का स्वागत करेंगे। एक लाइनमैन, एक मजदूर अगर उसकी पोल पे चढ़ते हुए डेथ हो गई तो सारा मैनेजमेंट, सारा सिस्टम और कॉन्ट्रैक्टर इस काम पे लग जाता था कि इसको यार रफा दफा कराओ किसी तरीके से, घर वालों को दे दो यार 1 लाख 1.5 लाख दे दो, बॉडी का खर्चा दे दो, टेम्पो में घर भेज दो। मतलब यहाँ के देश के जो कानून में, जो लेबर लॉज में जो फ्लॉज हैं वो इतने जबरदस्त हैं, अगर आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, ये पैसा बनाता है लेकिन लोगों के जान के ऊपर खेल करके पैसा बनाया जाता है। एक साथी की डेथ हो गई थी, उसकी डेड बॉडी को एम्स से लेकर के नेहरू प्लेस के हेडक्वार्टर तक उसकी शव यात्रा निकाली और पहली बार यह सुनिश्चित हुआ कि उनके परिवार को 8 लाख रुपए का चेक उसी टाइम दिया गया। वो एक परिपाटी बन गई, अब सबको उसमें कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। तो जहां गए इन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है, एक मिसाल कायम की है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी कभी कभी उसका फल मिलता है, आदमी अपने मुकाम पर पहुंचता है। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी आदमी उस मुकाम पर नहीं पहुंचता है। अगर आज इनका रिटायरमेंट ठीक तरीके से पूरी सर्विस के दौरान हुआ होता तो आज के हिसाब से ये चीफ इंजीनियर रिटायर हुए होते, और जो ये कार्यक्रम हो रहा है इससे शायद कई गुना कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम होता। लेकिन फिर भी हमें इस बात की खुशी है, इनके चाहने वाले, इनके और हमारा इनका तो पहले के जो 17 साल रहे, 17 साल वो ऐसे रहे, हर जगह हम साथ ही थे। एसोसिएशन में थे तो साथ थे, डीटीएसए में थे तो साथ थे, फेडरेशन में थे तो साथ थे, आउटसोर्स की लड़ाई लड़ रहे थे तो साथ थे। और देवली के लोग कुछ साथी बैठे होंगे, जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो तब भी साथ थे, इनका दफ्तर भी हम ही संभाल रहे थे। बहुत से लोग बैठे होंगे जो जानते होंगे वहां पे, क्योंकि बहुत से साथी आए हुए हैं, उनके विचार भी मूल्यवान हैं। मैं डीसी कपिल जी और उनके परिवार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको पवित्र आशीर्वाद कायम करें।
इसी तरह का रास्ता दिखाएं कि वो अपने परिवार के साथ साथ अपने गांव का, अपने देश का जो उनमें क्षमता है उस तरह की क्षमता उनमें कायम करें, उनका स्वास्थ्य उनके साथ रहे। और इसी काम में मेरे विचार से कोई दूसरा काम तो होता नहीं, रिटायरमेंट के बाद तो सोशल वर्क ही होता है और ये बैठने वालों में से तो है नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अब जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते में अपना आशीर्वाद इनको दीजिए, पवित्र आशीर्वाद दीजिए ताकि इनको वो कामयाबी मिले। अब मैं स्वेच्छा से एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आउटसोर्स के जो साथी इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो लोग काम कर रहे थे, एक कोई साथी आए और अपने वक्तव्यों से उस चीज़ की शुरुआत कराए। काफ़ी लोग बैठे हुए नहीं, मुझे नाम लेना पड़ेगा। बताओ। मेरा नाम जगदीश चंद है, मैं MLCC से हूँ और जो भी हूँ मैं सब बनाया हुआ DC कपिल सर का हूँ, आउटसोर्स का कर्मचारी हूँ। अब मैं आपको क्या बताऊँ कपिल सर के बारे में, जो भी जहाँ आया हुआ है सब कुछ जानता है A to Z। जो भी डिपार्टमेंट में आया है, जब से कपिल सर को हम तो आए थे और ऐसी शायद चले भी जाते, पता भी नहीं लगता हम कब आए और कब गए, अब तक शायद घर ही बैठे होते। मैं यहाँ जो खड़ा हूँ, आज इतनी हिम्मत मेरे अंदर जो आई है, ये हमारे गुरु है DC कपिल जी, और मैं इनको हमेशा गुरु मानूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनका चेहरा, मेरे को कुछ भी हो जाए, इनका चेहरा मुझे हमेशा ऐसे ही दिखे और ऐसे ही स्वस्थ दिखे। क्योंकि अगर ये हमारे सामने है, ये कहीं भी हो, ये मुझे सोते में दिखते हैं, जागते में दिखते हैं। क्योंकि आज मेरे अंदर इतनी बोलने की क्षमता जो है, मैं कभी बोलता नहीं था। मैंने इनको सही तरह से 37-38 साल की उम्र में जब पहला आंदोलन हुआ, जब देखा, और जब से सुनता आया हूँ, आज मेरा चेहरा रात को सोते हुए भी इनके सामने आता है और मेरे अंदर से डर खत्म हो गया है। हमारा MLCC स्टाफ 200 आदमियों का, सबको पता है जो यहाँ काम करते हैं, और मुझे भी लगभग ये कपिल सर का आशीर्वाद है, सभी जानते हैं। और इनका जो भी है, सबसे पहले मजदूरों का हित सबसे पहले, बाकी सब गए बाढ़ में। नेता बहुत आए, आज भी है हमारे साथ नेता बहुत, लेकिन हमने कपिल सर जैसा व्यक्ति आज तक देखा ही नहीं है और शायद मुझे लगता है भविष्य में मिलेगा भी नहीं। आज भी मैं हर मीटिंगों में जाता हूं, हर जगह जाता हूं, जय जयकार तो अंदर से क्या बाहर से सब जगह से करता हूं, लेकिन चेहरा इनका मेरे दिमाग से कभी हटता नहीं है। और मैं तो इसको भगवान का आशीर्वाद समझता हूं कि मेरे साथ हमेशा कपिल सर रहते हैं। अब मैं बताना तो कोई फायदा ही नहीं कि कपिल सर ने हमारे लिए क्या क्या किया। मैं तो कहता हूं कि जो इन्होंने किया शायद कोई कर भी नहीं सकता। बस इतना जरूर मैं इनको भगवान, इनके चरणों में आशीर्वाद लूंगा कि इन्होंने हमारे को जिंदा कर दिया। मजदूर मरा हुआ है, आज भी मरा हुआ है, हर डिपार्टमेंट में मरा हुआ है, लेकिन हमारे यहां मजदूर जिंदा है। इसी बात को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे कपिल सर हमेशा मुझे हमेशा ऐसे ही दिखे, स्वस्थ और शेर की तरह। किशन यादव जी। साथियों, हमारे बड़े भाई DC कपिल जी, इन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा ही संघर्ष किया है और जो ये संघर्ष पहले दिल्ली विद्युत बोर्ड में भी देखा, फिर DSU में भी देखा और फिर BSS में भी देखा। ये अपनी लाइफ में भी 2 बार सस्पेंड हो चुके कर्मचारियों को मुद्दों की लड़ाई लड़ते हुए। पहले सस्पेंड हुए, फिर इन्होंने आउटसोर्स की कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कंपनी से लड़ाई लड़ी, जिसमें फिर इनको टर्मिनेट कर दिया गया। इन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं
और पिता परमात्मा से मैं भी ये अपील करना चाहता हूँ, जो ये लड़ाई, जो लोगों की एक सच्ची लड़ाई होती है, सच की लड़ाई होती है, वो उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिनमें इन लोगों को बड़ा ही जीवन में नुकसान उठाया है इन्होंने, डीसी कपिल जी ने। और परिवार ने भी बड़ा ही संघर्ष किया है। तब किसी कर्मचारी की या उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, और टर्मिनेट करने के बाद उसे नौकरी पे भी नहीं रखा जाता, तो उसकी घर की स्थिति वैसी बिगड़ जाती है। तो ऐसी इनके परिवार ने भी उस टाइम में बड़ा संघर्ष किया। मैं पिता परमात्मा से यही कहना चाहता हूँ, जो इनका जीवन कर्मचारियों के लिए लड़ाई की है, वो आने वाले टाइम में इनको, इन कर्मचारियों के लिए डीसी कपिल जी हर तरह से सपोर्ट करें। डेसू मजदूर संघ हर तरह से कर्मचारियों के साथ है और डीसी कपिल जी के साथ है। रखेंगे बड़गुजर जी। आदरणीय भारती जी, सम्मानित मंच, मेरे अजीज़ छोटे भाई कपिल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, और जितने भी आज आपने इस प्रोग्राम को इस मंजिल तक पहुंचाया है, पहले तो सबको मैं उनको सम्मानित करते हुए, उनको आदर करते हुए थैंक्स करना चाहता हूं। हम जब भी, मैं ज़्यादा फेडरेशन में नहीं रहा हूं, उसके कारण वो हो सकते हैं, वो बताना ज़रूरी नहीं है, पर जब से मैं फेडरेशन में आया, क्योंकि मैं अपने इनकम टैक्स को संभालता था और गलती से एक लीडर बन गया था, वो हमसे ही गलती हुई, वो फेडरेशन में था उन दिनों। तो जब से मैं फेडरेशन में गया हूँ, मैंने कपिल जी को सुख की सांस लेते नहीं देखा। मैं इतना भयभीत रहता था क्योंकि ये वो बीमारी है जो हर आदमी को नहीं लगती, इनको जबरदस्त बीमारी है। बीमार तो हम भी रहे, क्योंकि ये मुझे याद है कि जब काशीराम जी ने कहा था कि 1965-66 तक उनका जन्म 34 में हुआ, वो बाबा साहब के बारे में नहीं जानते थे। खुद पूना में रहकर वो बाबा साहब के बारे में नहीं जानते थे, पर वो जब जाने लगे, एक हादसा हुआ डिपार्टमेंट में और वो हम जयंती मना रहे थे, तो वहाँ से वो निकल के आए और ऐसे नेता बने कि वो बीमारी उनको ऐसे लगी कि वो घर के रहे ना बाहर के रहे, वो समाज के बन के रह गए। आज मुझे खुशी हुई कि पूरा परिवार उनको सम्मानित करते दिखा। हम तो समाज के लोग हैं, हम तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, हम तो समझते हैं इस बीमारी को, इसकी दवाई को भी, पर घर वालों को मैंने आज देखा, वो वाकई मेरी बधाई के पात्र हैं। क्योंकि मैंने अपने घर वालों को भी सुना है। कई बच्चे थे, 5 बच्चे थे मेरे यहाँ, जब मैं सेक्रेटरी जनरल होता था या दिल्ली को संभालता था। मैंने ना घर वालों को टाइम दिया, ना कभी बच्चों के पास बैठा, ना कभी टाइम निकाला, और आज भी वही हाल है कि वो कहते रह जाते हैं, मैं सुनता नहीं, क्या मेरे बात कर रहे हैं हमारी वाइफ। तो आज मुझे देख के अच्छा लगा कि कम से कम ऐसे टाइम में पूरे परिवार उनके साथ खड़ा रहा, उनको समझा, नहीं तो मेरे ख्याल में आज वो यहाँ जिंदा नहीं होते। जहाँ तक हमारी मित्रता की बात है, मेरे से 8-7 साल छोटे हैं, पर शायद मेरे ज़्यादा ज्ञानवान हैं। मैं जितना कहूँगा वो कम पड़ेगा। हमारी ये दुआएं हैं, हमारा ये आशीर्वाद है कि वो जिस लाइन पे हैं कामयाब हों। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा, वो भी पुराने साथी हैं, DR सोरी जी,
जो मारुति उद्योग में कभी इनका परचम लहराता था, DR शौर्य जी, तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। आज की सभा के हमारे सम्मानित श्री DC कपिल जी और डायस पे बैठे मेरे सभी भाई और मेरे साथियों जो आज सभा में उपस्थित हुए हैं। देखिए, जब आदमी अपना सर्विस कैरियर, पढ़ाई के बाद में सर्विस कैरियर स्टार्ट करता है तो उसके आगे कई रास्ते दिखाई देते हैं कि किस रास्ते पर चलना है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। जैसे हमने मारुति ज्वाइन की, पहले मैंने HMT में काम किया, HMT के बाद में मारुति में आया। मारुति में आके देखा कि यहाँ रिजर्वेशन का कोई नाम नहीं। फिर हमने संस्था बनाई, SC/ST एसोसिएशन बनाई, मैं जनरल सेक्रेटरी बना, हमने लड़ाई लड़ी। तो मैनेजमेंट की तरफ से क्या लालच आते हैं ये देखिए। मैनेजमेंट ने बोला, जब हमारा प्रभाव बढ़ने लगा, हमने काफ़ी मैनेजमेंट के ऊपर दबाव डाला और हमारी रिक्रूटमेंट पूरी होने लगी, तो मैनेजमेंट ने सोचा कि भाई ये अब एक कांटा बन गया है, इनको कैसे हटाया जाए जिससे हम जो अपनी मनमानी कर सकें। तो मैनेजमेंट हमें लालच देती थी कि आपको हम प्रमोशन कर देंगे, आपको हम ये स्टेटस दे देंगे, आपको कार बंगला हम फ्री दे देंगे, आपको फर्निश्ड अकोमोडेशन दे देंगे। इस समाज का काम तो चलता रहेगा, अब इसके बारे में क्यों चिंता करते हैं। हमने कहा, सर ये जो हम जो आज पोजीशन लेके आए हैं ना, ये बाबा साहब की वजह से हैं। और बाबा साहब ने अगर पैसे, सम्मान और इसके लिए सब कुछ किया होता तो आज शायद हम नहीं होते। बाबा साहब ने अपना परिवार, अपना सब कुछ समाज के लिए निछावर कर दिया। और मैंने कहा, हम समाज के लिए निछावर करेंगे, आप हमें प्रमोशन मत दो, हमें सहूलियत मत दो, हम अपने बच्चे पाल लेंगे, हमें नौकरी है, यही बहुत है। और हमने वहाँ काम किया। और इसलिए इस राह पे जो चलता है उसके लिए आसान नहीं है कि समाज की तरफ सोचे या अपने पर्सनल की तरफ सोचे। लेकिन जो आदमी समाज की तरफ सोचता है वो एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो आज आपके सामने बैठे हैं, श्री DC कपिल। अगर ये भी उस समय सर्विस के दौरान अगर अपना स्वार्थ देखते तो शायद आज ये इनको जो सम्मान मिल रहा है समाज की वजह से, ये नहीं मिलता। ये इनकी दिमाग की सोच थी या इनके अंदर वो था, भावना थी एक समाज के लिए, जो इन्होंने सब कुछ निछावर करके, जबकि इन्होंने 2 बार टर्मिनेट भी हुए। नहीं तो आज आप देख लीजिए, किसी को भी अगर 1 बार टर्मिनेट कर दीजिए वो समाज से हट जाएगा। लेकिन नहीं, इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि इन्होंने सोचा एक यही समाज है जो सब आगे पीछे जो आज जो सम्मानित कर रहा है, समाज ही तो कर रहा है। संस्था कहाँ है, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि जो आप अगर समाज के लिए अगर अपना जीवन दान करेंगे तो समाज हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन आज का ये जो समय, अब ये सुपर एनुएशन का जो टाइम आता है, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके बाद में आपके जो सही वक्त में सामाजिक आदमी होता है उसके ऊपर बहुत चुनौती आ जाती है। क्यों? कि समाज का बोझ अब उनके ऊपर बहुत हो जाता है, क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि अब उनके समाज को उनको बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं DC कपिल जी से ये अनुरोध करूँगा कि वो समाज से जुड़े रहें और समाज को नई राह दिखाते रहें। और आपके साथ जितने भी साथी हैं वो हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा समाज के लिए लड़ते रहेंगे और आपका सहयोग करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। खालिद अकबर जी, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। बहुत पुराने लीडर हैं। आज के सम्मान समारोह के मुख्य आकर्षण भाई DC कपिल जी, मंच पे विराजमान सभी सम्मानित मेरे प्रिय साथी और उपस्थित साथियों, यकीनन जिस आदमी का जीवन समाज के लिए हो तो समाज के काम में तो बहुत सारी प्रताड़नाएं आती हैं। और मैं समझता हूं कि वो जितनी प्रताड़नाएं आई वो कपिल जी ने भोगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहते हैं कभी कभी कि लम्हों ने खता की सदियों की सज़ा पाई, लेकिन जीवन चलने का नाम है। वो रुक जाए तो फिर जीवन बाकी नहीं रहता।
कपिल जी ने बहुत संघर्ष किया है और मुझे ये बात की खुशी है, उन बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और इस भव्य सम्मान समारोह का ये आयोजन कपिल जी को समर्पित नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये समर्पित है उस परिवार को, क्योंकि हमने अपना पूरा जीवन ऐसे ही, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन में रहते हैं उनका अपना पारिवारिक जीवन कोई नहीं होता, लेकिन ये जो दिन आज सम्मान के तौर पर यहाँ हम मना रहे हैं, उपस्थित हैं, वो इस बात के लिए उनके उन जख्मों का, उनकी उन तकलीफ़ों का मरहम बनेगा उस परिवार के लिए कि भाई कि कम से कम अगर हमने दुख हमने परेशानियां झेली, तो आज जिस समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया, अपने जीवन को लगाया और बहुत सारे दुख अपने दामन में प्रोए, आज वही समाज उनको यहाँ सम्मानित कर रहा है। तो मैं उन बच्चों को, उन सभी साथियों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जो समाज कृतार्थ नहीं होता वो समाज मर जाता है। आपने उनके कार्यों को ये सम्मान दिया, इसके लिए आप, और मैं कुरान की एक छोटी सी आयत आपको समझा सकता हूँ कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला कोई नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता, अगर है तो यही सम्मान है जो आप दे सकते हैं, आपने दिया है और ये मैं उम्मीद करूँगा कि आप आगे भी इन्हें सम्मान देते रहेंगे। और मैं उस परम पिता परमेश्वर, जिसको मैं अल्लाह कहता हूँ, आप क्या कहते हैं, मैं उससे ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दे, सेहत दे, दीर्घायु दे, समाज का भी कार्य करते रहें और परिवार का भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनिल शर्मा जी जो रिटायरीज की एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, ये भी बहुत पुराने लीडर हैं। अनिल शर्मा जी तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। आज की सभा के मुख्य आकर्षण वैसे तो 60 साल की उम्र होने पे, वरिष्ठ नागरिक होने पे मैं कपिल जी को बधाई देता हूं। वो हमारी कैटेगरी में शामिल हो गए। मुझे बड़ी खुशी हुई, साथ में कुलदीप जी बैठे हैं, खाली जी बैठे हैं, भारती जी बैठे हैं, राजेंद्र जी का इंतज़ार है मुझे, कभी 60 साल पूरे करें। वरिष्ठ नागरिक होने के कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं। आप वरिष्ठ नागरिक हो गए, घर में कोने में कुर्सी पे बिठा देंगे, बोले आशीर्वाद देने के लिए ये आदमी रखा हुआ है, काफ़ी है, कोई काम नहीं इसके पास, इसको आशीर्वाद लेने के लिए है इसके पास। मैं अपने नेता से गुजारिश करूंगा कि आशीर्वाद देने का काम ना करें, बाकी काम इनके पास बहुत सुपुर्द है। मैं गंभीर बात आपसे कहना चाहता हूं, छोटी सी, आपको समझ आएगी, बड़ी गंभीर है। इंजीनियर डीसी कपिल, इंजीनियर मजदूर नेता डीसी कपिल। आपने सुना कोई इंजीनियर मजदूर नेता हुआ? देखा कहीं? कोई इंजीनियर भी है और मजदूर नेता भी है, किंतु डीसी कपिल इसका एक पार्ट है। वो इंजीनियर होने के साथ मजदूर नेता हुआ। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो वो ही बता पाएंगे या वो लोग बता पाएंगे जिन्होंने उनको अपना नेता समझा। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये छोटा काम नहीं है कि कोई इंजीनियर के प्रति, एक अधिकारी के प्रति, एक डीजीएम के प्रति मजदूर अपना विश्वास व्यक्त करे कि ये हमारा नेता है।
वरना डीजीएम के पति या अधिकारी के पति तो सड़क के बाहर नारे लगते हैं, मर गया, हाय 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 हाय, यही नारे लगते हैं। किंतु यहाँ मजदूरों ने अपना नेता चुना और इन्होंने अपने समय में एक कामयाब हड़ताल करवाई। वो हड़ताल बहुत आगे बढ़ रही थी और वही यहाँ के लोगों की कामयाबी का सबब बनता, पर वो किन्हीं कारणों से हड़ताल को बीच में ही समाप्त करवा दिया गया। और उसके बाद क्या नहीं झेला, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, सब कुछ। तो वीर तुम रुके नहीं, वीर तुम झुके नहीं, आगे ही बढ़ते चले, आगे ही बढ़ते चले। तो आप आगे ही बढ़ते चले गए। इंजीनियर, मजदूर, नेता भाई कपिल को मैं दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन की ओर से नमस्कार करता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं कि सारे पदों को आपने सम्मानपूर्वक निभाया। आप 1979 में इंस्पेक्टर के रूप में आए और शुरू से ही आपका जो जुझारूपन था वो सबने देखना शुरू कर दिया। इस संघर्ष की बदौलत ही आप इंस्पेक्टरों में लोकप्रिय हुए, फिर इंजीनियर्स में हुए, फिर जो भी संघर्ष की चीज़ आई उसमें आप बढ़े। आप में एक ही खूबी है, सिर्फ एक खूबी है, आप में निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत है। आप किसी काम का भी निर्णय जो लेते हैं वो अद्भुत है, वो बाकी लोग नहीं ले सकते। बाकी लोग एक दूसरे पे विचार करेंगे, किंतु आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत अद्भुत है, बहुत सराहनीय है। वैसे अभी जो भी जितने आपने भाषण सुने, जितनी भी आपने लोगों की बातें सुनी, ये सब लोग मेरे पास खड़े थे। मेरे जेब से मेरा पर्चा चुरा के इन सब ने पढ़ा और यहाँ सब उसको यहाँ पर भाषण दिया उन्होंने, तो उसको मेरा ही समझना। और मैं वरिष्ठ नागरिक होने पे कपिल जी को हृदय से बधाई देता हूँ। वो हमारे परिवार में शामिल हुए और वरिष्ठता क्रम में आगे आए हैं और ये एक बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। आप अपनी उम्र के साथ मैच्योर हो चुके हैं और मैच्योरिटी के साथ आप अपने अब नेतृत्व को, आने वाले समय को अच्छे से पहचानेंगे, अच्छे से आप उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आपने सब काम किए हैं, आपने विधानसभा के चुनाव भी लड़े, सारे सब कुछ किया। तो पुनः अपनी शुभकामनाओं के साथ मेरी बधाई। ईश्वर उनको बिल्कुल रखे। रामायण की किताब मैं इनको नहीं दे रहा, गीता की किताब नहीं दे रहा घर पढ़ने के लिए। हाँ, मुट्ठी बंद करके नारे लगवाने की जिम्मेदारी जरूर दूंगा कि ये इसी कार्य को करते रहे। धन्यवाद जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा मनीष, जो कपिल जी के भांजे हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, फरमाइश आई है उनकी। तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। आप सभी भाइयों को मनीष का सलाम। और मैं सबसे पहले उन भाइयों और उन साथियों को अपना सादर नमस्कार करना चाहता हूं जिसने आज ये कार्यक्रम रखा। मैं इस बात को थोड़ी सी एक छोटी पंक्तियों से स्टार्ट करना चाहता हूं। पंक्ति ये है, सपनों की इस महफिल में मौजूद हर इंसान खास है। किसी की खुशियों में शामिल होना बहुत ज़िंदगी की सबसे खुशनसीबी की बात है। आज हम इस हार्दिक दिन की शुभकामनाएं इस तरीके शुरुआत कर रहे हैं कि आज हमारे बीच से एक ऐसी पर्सनैलिटी जा रही है और ऐसी पर्सनैलिटी अलविदा ले रही है। इंजीनियर डीसी कपिल साहब, जैसे सूरज के सामने दिया जलाना होता है, वैसे ही इनकी अगर हम बात करें तो वो भी सेम टू सेम वैसे ही है। और ये मेरे
व्यक्तिगत विचार है। अगर किसी भाई को मेरे इस व्यक्तिगत से विचार से कुछ आपत्ति हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि आज डीसी कपिल साहब ने 1989 में दिल्ली विद्युत बोर्ड को ज्वाइन किया और उन्होंने लाइफ में संघर्ष किया उन्होंने हर इंसान को, हर छोटे बड़े तबके को लेके अपने साथ लेके चले और कभी भी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। और मैं इसको एक शेर से ख़त्म करना चाहूँगा कि हर फूल बाग में उगाए नहीं जाते, हर व्यक्ति महफिलों में बुलाए नहीं जाते, कोई व्यक्ति कोई पास होकर भी याद नहीं आते और कोई दूर जाकर भी भुलाए नहीं जाते। और बस, थैंक यू। अगले वक्ता के रूप में आउटसोर्स यूनियन से दीपेंद्र तिवारी जी अपने विचार रखेंगे। तालियां बजा करके उनका स्वागत करेंगे। दीपेंद्र तिवारी। धन्यवाद राजेंद्र प्रसाद जी मंच पे बुलाने के लिए। हमारे बीच जो हमारे डीसी कपिल जी हैं, इन्होंने आउटसोर्स भाइयों के लिए बहुत कुछ किया है, जैसा कि राजेंद्र प्रसाद जी, खालिद जी और अनिल शर्मा जी सभी लोगों ने बता दिया है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके आने से आउटसोर्स में एक जागरूकता आई, एक एकता आई और इनके ही कारण आउटसोर्स को जितनी भी उपलब्धि आज प्राप्त हुई है वो एकमात्र नाम है डीसी कपिल जी। उन्हीं के पद चिन्हों पे चलकर उनके नेतृत्व में ही हमने जो आज मुकाम हासिल किया है उनके द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। और जो आज मंच पे आकर के मैं बोल पा रहा हूँ या इतनी निडरता से बोलता हूँ, इससे पहले 2016 से पहले मेरे अंदर ये गुण नहीं था। इनके साथ चलने से, सीखने से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और मैं चाहता हूँ इनको, इनके पूरे परिवार को भगवान हमेशा खुश रखे और कभी भी इनके जीवन में कोई दुख ना आए। और पूरा डेसू मजदूर संघ या जितने भी आउटसोर्स के भाई हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा जीवन भर चलने को तैयार हैं। ये मैं ऐसी अपेक्षा अपने सभी भाइयों से करता हूँ कि वो सभी लोग साथ मिल करके चलेंगे और जहाँ भी सर की कॉल होगी वहाँ हम पहुँचेंगे। यूनियन के नाम पे नहीं तो मानवता के नाम पे, छोटे भाई के नाम पे सभी भाई, चाहे वो डेसू के हों, चाहे वो जीपीए के हों, चाहे वो सीटीसी के हों, चाहे वो आउटसोर्स के हों, इन्होंने सभी के लिए काम किया है। कोई भी भाई, कोई भी बड़ा भाई या छोटा भाई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया है। ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, इनके नाम और इनकी पहचान का गुणगान जितना भी किया जाए कम है। इनको बताने में हम छोटे लगेंगे, लेकिन इनका बताते समय शब्द कम पड़ जाएंगे, इतना इनका गुणगान है, इतनी इनकी क्षमता है कि ये कोई भी काम अगर अपने नेतृत्व में लेते हैं तो उसको पूरी तरह निपुणता के साथ, ईमानदारी के साथ करके गुजरते हैं। आज से पहले आउटसोर्स को हमारे डिपार्टमेंट BACS में सम्मान के साथ नहीं देखा जाता था। कोई कर्मचारी अगर डेथ कर जाता था तो उसको अपने ही भाई इकट्ठा करके चंदा उसके घर तक भिजवा देते थे, 25, 40, 50 हज़ार जो भी मिल जाता था। लेकिन इनके नेतृत्व में हमने एक प्रोग्राम, एक अपने भाई का डेथ की बॉडी लेकर के एम्स से हेड ऑफिस नेहरू प्लेस आए। उस दिन से एक मतलब इंक्रीमेंट हुआ कि अब किसी भी साथी के साथ अगर ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो 8 लाख पहले था जब स्टार्ट हुआ था, अब वो 10.5 लाख 12 लाख तक हो गया है। वो चीज़ अब 12 लाख तक हो गया है। और आगे भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम कोशिश करेंगे सर के माध्यम से कि उसको और आगे बढ़ाएं, जिससे इसमें सबसे ज़्यादा जो तमगा है, जो सबसे दुखी, एक तरह से कह सकते हैं सबसे दुखी जो हमारे कर्मचारी हैं वो केवल आउटसोर्स हैं। उन्हीं का अब तक हमारे डिपार्टमेंट में कुछ नहीं हो पाया है। जितना भी हुआ डीसी कपिल जी के आने के बाद हुआ, और जब वो हमसे अलग हो गए हैं, वो नहीं हुए, हम अलग हो गए।
वो नहीं हुए। कुछ हमारे बीच के साथी ऐसे ऐसे मतभेदों में ऐसे ऐसे नेता बने, वो अलग हो गए, जिसकी वजह से अब वो काम रुका पड़ा है। अब मैं सभी भाइयों को इस मंच से, एक बड़े भाई, एक छोटे भाई, जो मुझसे बड़े होंगे उनका छोटा भाई, जो मुझसे छोटे होंगे उनका बड़ा भाई के नाते ये आह्वान करूँगा कि सभी लोग एक हो जाओ। अगर एक नहीं होगे तो आने वाले समय में जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो वो डिपार्टमेंट और उस मैनेजमेंट को आप अच्छी तरीके से जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है वो किस तरह निकाल बाहर करेगी। किसी को ये कहने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ये चीज़ कहने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और जितने काम कपिल जी ने किया है, अगर किसी को ये लगता है कि भाई उन्होंने काम किया है और आने वाले समय में भी काम कर सकते हैं, तो अगर मासिक एक 10-10 रुपये का भी चंदा हर महीने फंड में डालोगे ना, तो ये ऐसे नेतृत्व करने वाले इंसान हैं कि आपको ऐसे ऊंचाइयों पे ले जाके पहुंचा देंगे कि आप वहां से नीचे कभी पलट के देखोगे ही नहीं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब अपने मन से गिला शिकवा मिटा करके आप एक मंच पे खड़े होकर के, हमारे भाई एक कुलदीप कुमार जी भी हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, क्योंकि इससे पहले विचारधारा उनकी हमसे थोड़ी अलग रही होगी किसी कारणोंवश, उसे हम नहीं कहते, लेकिन आज हम इस मन से अनुरोध करते हैं कि वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, ताकि सभी भाइयों का भला हो सके, चाहे वो जीपीए हो, चाहे आउटसोर्स हो, चाहे सीटीसी हो। यहाँ कोई पर भी अलग नहीं है, सभी भाई मजदूर हैं और सबकी लड़ाई है ये। अगर ये सबके मन में आ जाएगा तो ये चीज़ें बहुत आगे बढ़ेंगी। और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। लास्ट में फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि डीसी कपिल जी और उनका परिवार हमेशा खुश रहे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। करूँगा कुलदीप कुमार जी जो वर्कर यूनियन के महासचिव हैं, इंटक में भी बहुत सालों से बड़े पद पे रहे हैं, और जब से कंपनी आई है, जब से इन्होंने संभाला है, इन्होंने एक बड़ी पहचान यहाँ पे छोड़ी है। और जो साथी बाहर खड़े हैं सभी से अनुरोध है वो भी हाल के अंदर आ जाएं, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई कुलदीप कुमार जी, और तालियां बजा करके आप स्वागत करें। धन्यवाद भाई राजेंद्र जी। आज के समारोह के मुख्य अतिथि, हीरो हमारे भाई डीसी कपिल जी, हमारे बड़े भाई अनिल शर्मा जी, खालिद साहब, मंच पर विराजमान SC/ST एसोसिएशन फेडरेशन के नेतागण, और हमारे कपिल साहब के रिश्तेदार, दोस्तों, साथियों और परिवार के सभी सदस्य। ये निश्चित तौर पे अभी हमारे अनिल साहब, भाई साहब कह रहे थे कि वो सीनियर सिटीजन बन गए, हमारी लाइन में आ गए। निश्चित तौर पे वो सीनियर सिटीजन बने, पर शर्मा जी हमारी लाइन से कट गया मामला। मैंने यही वो जगह है जहाँ पर हम आज हैं, इसके पास में ही JB पंत हॉस्पिटल है, और जब कपिल साहब इसको दोबारा ज्वाइन कर रहे थे तो इन्होंने मुझे बुलाया था कि कुलदीप भाई मुझे जो है बात करनी है आपसे। मैंने कहा मैं वहीं आ रहा हूँ पंत हॉस्पिटल में किसी को देखने के लिए, वहीं बैठ के बात करते हैं। तो एक ये जीप ले रहे थे, उसमें हमने बैठ कर बातचीत करी, और ये मामला आया कि भाई मैं यार ज्वाइन कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे पोजीशन है। मैंने कहा यार केस तुम्हारा बहुत सॉलिड केस है, और जो ये मैटर है ये कुछ नहीं है, और आप कंपनी ज्वाइन करोगे, उनके कंडीशन में आओगे, तो ये बड़े बदमाश हैं। कंपनी वाले किसी के नहीं है, सबको यूज एंड थ्रो, यूज करना और फेंकना ये उनकी आदत में शामिल है, और ये तो अंबानी परिवार है। तो इन्होंने वो काम किया, इन्होंने खैर काफ़ी जो जिद्दोजहद हमारी आपस में बातचीत हुई, और मैंने काफ़ी समझाया, लेकिन जो इन्होंने परिस्थिति बताई उसमें वो ज्वाइन करना कंपलसरी था, ज़रूरी था। अदरवाइज आज जो है ये निश्चित तौर पे तय है कि ये भी GPA एम्प्लॉय के तौर पे आज यहाँ से किसी बड़ी पोस्ट पे, हायर पोस्ट पे, हम जैसे लोग जो उस टाइम पर जब ये कंपनी बनी तो बिजली घर के अंदर साधारण से स्टोर मेट होते थे, हम लोगों को जब 7600 ग्रेड पे यानी कि DGM रैंक के ऊपर रिटायर हो गया, 60,000 55,000 रुपये पेंशन ड्रा कर रहे हैं, तो ये तो भर्ती इंजीनियर हुए थे।
लेकिन इस कंपनी की साजिश को समझने के अंदर नाकामयाबी होने से ये इतना बड़ा आज वो देखना पड़ा। नहीं तो एक बड़ा फंक्शन, बहुत इज्जत और सम्मान बिजली घर के अंदर सबको, और फिर इन्होंने तो बहुत कुछ किया। आज जो है क्योंकि 2 साल बाद 2.5 साल बाद अचानक सवेरे फ़ोन आया, भाई वो ऐसे ऐसे रिटायरमेंट है मेरी आज, तो मैंने कहा मैं आज ज़रूर आऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक ऐसा मामला सर्विस वाले एम्प्लॉय के लिए आफ्टर रिटायरमेंट अगर जो पेंशन का बेनिफिट ना हो, वो सर्विस में जो लोग भी करते हैं ना हो, तो वो बड़ा दिक्कत वाला विषय है। सरकारें जो है वो संवेदनहीन है, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप देखेंगे बाहर जाकर कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में, तो सबको बुढ़ापे के अंदर पेंशन मिलती है, या मिलती हुई काट ली जाती है, या जिनको मिल रही थी वो भी काट ली गई। हमारे भाई खालिद साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा भाई सरकार आई है, बड़ा अच्छा आंदोलन करो। हमने कहा इस सरकार के लिए भी करो। हमने तो कभी ज़िंदगी के अंदर 10-20 हज़ार रुपये किसी पार्टी के नेता को बुला के खर्च नहीं करे। कहने लगे नहीं बुलाओ इनको, भला हो जाएगा, कुछ काम हो जाएगा। हमने ताल कटोरा बुक करा दिया, 20 लाख रुपए खर्च कर दिए और एक बड़ा प्रोग्राम कर दिया। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री साहब आए, वायदा करके चले गए सबको पक्का कर देंगे। बुढ़े लोगों को गले लगा लगा के तुमको मेडिकल की क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाएगी। अरे सर, दवाई तो सबको फ्री है ना, हम तो गवर्नमेंट वाले नौकर हैं। अगर जो हमको पैसे देंगे तुम, और कितनी बड़ी विडंबना है। आज अगर जो वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और अगर जो हम दवाई अपने पैसों से खरीदते हैं, 25% 20% जो है ना, जो दवाई वाला है, जो दवाई सप्लायर है, वो कंसेशन देता है कि तुम मेरे यहाँ बुक कर लो, मैं तुम्हें दवाई देता रहूँगा, पैसे कंपनी पे कर दे, 25% 20% आपको कमीशन मिलेगा। यानी 1 करोड़ की दवाई आ रही तो 20 लाख बच रहे हैं। लेकिन नहीं, ये संवेदनहीन गवर्नमेंट है। अभी मैं सवेरे आज एक बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन में था INTUC ऑफिस पे। नया श्रम कानून आया है और इतना गंभीर मामला है कि आप सोच नहीं सकते। उसके ऊपर लेके सारे ट्रेड यूनियन के लोग निराश हैं। अभी चाहे आप उसको देखिए, भारतीय मजदूर संघ जो खुद उनकी अपनी बॉडी है, बीजेपी वालों की, RSS की बॉडी, वो भी उससे नाराज है। उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि भाई वो ये मिल जाएगा, वो मिल जाना चाहिए, हो जाएगा। आप ये सोचो नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। ये तय हो गया है कि फिक्स्ड अपॉइंटमेंट होगी। ये तय हो गया है कि 300 तक कर्मचारी का जब मर्जी निकाल कंपनी बंद कर दो और कंपनी में जब मर्जी रखो और जब मर्जी हटा दो। ये तो तय हो गया है। इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी निकालते हुए डर क्यों लग रहा है? उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ डर इसलिए है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। ये किसानों का जो आंदोलन है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का आंदोलन होना चाहिए। ये आंदोलन फेल होगा तो सब फेल हो जाएंगे। मजदूर आज जो है, मजदूर के लिए ये पोजीशन 12 घंटे आपसे जॉब कराया जाएगा, 12 घंटे। ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। हो सकता हमारे में, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के वो बड़े बड़े जो ट्रेड यूनियन है, जिनको कहते थे समुंदर के 2 किनारे हैं, उन लोगों ने अपने आपसी मतभेद बुला करके पूरे हिंदुस्तान के जो 11-12 संगठन हैं, जो पूरे देश की ट्रेड यूनियन को चलाते हैं, उन लोगों ने अपने मन के सारे भेद खत्म कर दिए और इकट्ठे हो गए। लेकिन वो भी सरकार से नहीं लड़ पा रहे। हालात ये हो गए हैं, क्योंकि मुझे समय का ज़्यादा, अभी मेरे बाद भी वक्त आया, कहीं मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ, क्योंकि जो है ये मैटर बड़ा क्रूशियल है। आने वाले समय में ट्रेड यूनियन चलाना कोई आसान नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ अभी एक नई बात आई थी, हम लोग कंपनी में काम करते हैं, मैं रिटायर हुआ, जैसे आज कपिल जी का है, कहने लगे रिटायरी ट्रेड यूनियन लीडर नहीं हो सकता, किताब में साफ लिखा है। हालांकि इसमें हमारी INTUC ने बड़ी ज़बरदस्त पैरवी करी और सरकार ने उसको जोड़ा कि एम्प्लॉय नहीं, रिटायरी नहीं, हिंदुस्तान के अंदर जन्म लेने वाला नागरिक कोई भी किसी तरफ, किसी भी यूनियन का मेंबर हो सकता, पदाधिकारी हो सकता। ये हुआ और अभी बहुत कुछ होना बाकी। इसमें अमेंडमेंट नहीं हुई। ये जो एक्ट आ रहा है,
आपके 4 श्रम कानूनों के ऊपर, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा और वर्कर के लिए। आप कहते रहो कि ये मिलेगा वो मिलेगा, हम मिनिमम वेज देंगे, ये फिक्स हो जाएगा, ये अरे मिनिमम वेज तो जब दोगे जब साला नौकरी रहेगी, जब नौकरी नहीं रहेगी तो वेज कहाँ से रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी दिक्कत आने वाली है और ये सरमाएदारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सरमाएदारों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उससे वर्कर जो है वो टूटेगा। हमारे साथी जो है वो छोटे छोटे लालच में फंस जाते हैं कि भाई मेरे को प्रमोशन कर दे, मेरे भाई की प्रमोशन कर दे, मेरा केस ख़त्म कर दे, मेरा ये कर दे, तो जिंदाबाद करेंगे। एस्मा लगता है तो हमारे लोगों को डराते हैं, करें एस्मा लग गया भाई हड़ताल पे मत जाना। अरे एस्मा कई बार लोगों ने तोड़ा, हमने भी तोड़ा है, ऐसा नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये बैठे कपिल जी, हम सारे राजेंद्र जी वगैरह, हम सारे के सारे समता स्थल पे बैठे थे। एस्मा जब भी लगा हुआ था, पूरे यमुना पावर की लाइट बंद हो गई थी, राजधानी पावर की लाइट बंद हो गई थी। क्या कर लिया एस्मा में? FIR लॉज है मेरे खिलाफ विवेक विहार थाने में। इतनी तो हिम्मत हुई नहीं कि मुझे बुला के पूछ रहे भाई आपने क्या करा था क्या नहीं करा था। आपकी ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, इस ताकत को पहचानना सिर्फ जरूरी है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। DC कपिल जी ने निश्चित तौर पे इस संस्थान की बहुत सेवा करी है, संस्थान के वर्कर की बहुत सेवा की है और मेरे मित्र हैं पुराने। मनभेद मतभेद दोनों चीज़ अलग अलग है। मतभेद हो सकता, मनभेद कभी नहीं हो सकता। तो हमारे जो है विचारों की लड़ाई अपनी चलती है, सब कुछ चलता है, लेकिन ऐसी जगह पे हम हमेशा इकट्ठे 24 घंटे तैयार है। कभी भी किसी टाइम भी हम इनके किसी काम आएंगे तो अपने को खुशी महसूस करेंगे, धन्यवादी महसूस करेंगे, फक्र महसूस करेंगे। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है आज इस रिटायरमेंट के मौके पे कि आप कुशल से रहे, अच्छे से रहे, परिवार अच्छे से रहे और हमारी कहीं भी कोई ज़रूरत पड़े और हम काम आ पाए तो हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाबूलाल जी हैं पहाड़गंज डिवीजन से, ताली बजा करके स्वागत करेंगे। भाइयों को नमस्कार। मैं आउटसोर्स कर्मचारी BYPL पहाड़गंज डिवीजन से हूँ। इंजीनियर DC कपिल जी साहब जी का जन्मदिन और ये रिटायरमेंट बड़े नसीब वालों को, आज जो पब्लिक खड़ी है बड़े नसीब वालों को मिल रही है। मैं 2-4 शब्द ही बोलूँगा DC कपिल जी के बारे में। सबसे पहले तो मैं जब 2016 में जब DC कपिल साहब जी को मैंने ज्वाइन करा था तो मैंने एक चीज़ महसूस की थी जो 2009 के अंदर हमारा आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन ऐसा आंदोलन था आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। अगर मैं माफ़ी चाहूँगा कुलदीप भाई साहब के लिए, अगर उस समय में कुलदीप भाई साहब अगर हमारे आउटसोर्स साथियों का साथ दिया होता तो आज हम हमारे परिवार के साथ संपन्न जिंदगी जी रहे होते, अच्छी सैलरी पा रहे होते और सारा हर आउटसोर्स एक इज्जत तो मिली है, हमें इज्जत मिली, कोई बात नहीं, पर थोड़ी सी एक उम्मीद थी जो कुलदीप भाई साहब की तरफ होनी थी वो हमारी तरफ थी तो सही पर थोड़ी कम थी। और दूसरी बात, DC कपिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 2016 के अंदर जब ये टर्मिनेट हुए और जब हम 16 लड़के राजधानी से और BYPL से इनकी टर्मिनेशन के लिए हमने आमरण अनशन किया और वो दौर आज भी मुझे याद है। 19 तारीख थी जिसमें एक करवा चौथ भी आता है हमारी मैडमों के लिए। उस करवा चौथ में हम बैठे हुए थे, पर इसलिए बैठे हुए थे कि एक हमारे टाइगर साहब, बड़े भाई साहब कैसे ना कैसे टर्मिनेट की वापसी हो और हम अपने परिवार के साथ जाए। और उसी पीरियड के अंदर बहुत अच्छी बात थी, दिवाली भी थी उसी पीरियड के अंदर। तो DC कपिल भाई साहब ने बोला कोई नहीं, मेरे बच्चे ऐसे तैयार करें, मैंने कभी भी मौका मिलेगा तो हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। दुख सुख तकलीफ एक बार DC कपिल जी आप आवाज़ करना, BYPL राजधानी में आप आवाज़ मारोगे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए तो आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जाटव जी। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज ये बेहद महत्वपूर्ण और ख़ास अवसर है कि दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनकारी आदरणीय DC कपिल जी का हम सभी मिलकर सम्मान कर रहे हैं। ऐसा सम्मान बहुत कम देखने को मिलता है।
लेकिन मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि आदरणीय डीसी कपिल का जीवन, बल्कि इन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है इस आंदोलन के लिए, इसको हम सबको याद रखना चाहिए। और आज जब यहाँ से जाएं हम सम्मान के बाद, तो ये मूल्यांकन करें और ये योजनाएं बनाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाएं कि कैसे हम आगे आने वाले समय में डीसी कपिल जी का नेतृत्व हासिल करेंगे। और ना केवल हासिल करेंगे बल्कि हम आगे चल के दिल्ली में एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आउटसोर्स और निजीकरण दो व्यवस्था देश में ऐसी हैं जिसकी वजह से इस देश के मजदूरों का और विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी कर्मचारियों को इतना नुकसान किया जाता है जिसका कोई अनुमान हम लगा नहीं सकते। तो सभी लोगों को मिलकर, जैसे आज मैंने देखा यहाँ कि यहाँ तिवारी जी भी आए हुए हैं, यहाँ पंडित जी भी आए हुए हैं, यहाँ अनुसूचित जाति के जाटो भी आए हुए हैं, वाल्मीकि भी आए हुए हैं, सब मिलकर दिल्ली में एक आंदोलन खड़ा करना होगा और आगे की लड़ाई लड़नी होगी। कुलदीप जी आप मिलकर लड़ें, हरनाम जी आप मिलकर लड़ें, उदयगिल जी आप मिलकर लड़ें, तब हम आगे बढ़ेंगे। और दिल्ली में निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूँ, आज दिल्ली में मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ कितना वर्कर हैं, लेकिन एक बार डीसी कपिल ने बताया था 25,000 आपकी आउटसोर्स कुल मिला के इस तरह के लोग हैं। तो 25,000 लोग यदि मिलकर संघर्ष कर लें तो पूरी दिल्ली को बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली के अंदर कम से कम 5 लाख लोग आउटसोर्स पर हैं। यदि ये 5 लाख लोगों को हम इकट्ठा करने में कामयाब हो गए, हम सब एक योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, तब हम कामयाब होंगे, तब हम कह पाएंगे कि हाँ हम लोग एक आंदोलनकारी हैं। वरना मैं नहीं समझता कि हम लोग आंदोलनकारी हैं। तो आगे ध्यान रखिएगा कि आज के बाद जब हम यहाँ से जाएंगे तो एक व्यवस्था बनाएंगे और सब मिलकर बैठ के फिर दोबारा बैठेंगे 3 महीने लगाएं, 6 महीने लगाएं, ऐसा मजबूत आंदोलन खड़ा कर दें कि वास्तव में हम कह सकें हाँ हम आंदोलनकारी हैं। और यहाँ से जितना भी ये, आपको तो मालूम होगा कि इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि जितना भी हम लोग इस तरह के अस्थायी नौकरी वाले हैं सबको पक्का करेंगे। 6 वर्ष तो निकल गए ना, और कितना समय चाहिए? तो इस आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। जय भीम, जय भारत। कपिल साहब और मंच पे विराजमान बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ और सभी सम्मान में शामिल हुए, मैं उनका तहे दिल से आदर करता हूँ। मैंने कपिल साहब को पिछले 2 साल से बहुत नज़दीकी से देखा है। नाम तो मैंने 20 साल से सुना है, लेकिन 2 साल से उनको बहुत नज़दीकी से देखा है। देवली पहाड़ी का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका एक फाउंडर मेंबर हूँ। लेकिन जो बात हमने कपिल साहब से सीखी है वो है सहन शक्ति। और एक हमारे वक्ता ने बोला भी था कि निर्णय, डिसीजन, बहुत ही नपातुला डिसीजन, जो सरकार भी झुक जाए, वो निर्णय लेने की शक्ति इनके पास है। मैं उनकी आगामी जिंदगी को सेहतमंद और परिवार खुशी रहे, मैं यही आशीर्वाद के साथ धन्यवाद। कुलदीप जी, और आज की इस रिटायरमेंट तो नहीं मैं कहूँगा, इसे मैं कहूँगा ये एक फ़िल्म है, उसका इंटरवल है, क्योंकि असली फिल्म क्लाइमैक्स की स्टार्ट अब आपकी होगी है 60 साल के इस जन्मदिवस पे भी आपको शुभकामनाएं हैं। आपके जो रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्ति जो है, इसके बाद आपकी एक नए समाज को ज़रूरत है, उसकी शुरुआत आप कर रहे हैं। और आज बड़ा शुभ दिन भी है, आज गुरु रविदास जी की जयंती भी है, पूर्णिमा भी है, आज कपिल जी का जन्मदिन भी है और इनकी रिटायरमेंट भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नेक और पावन दिन है। और कपिल जी के बारे में मुझसे पहले काफ़ी लोग बोल ही चुके होंगे। ये अपने आप में ऐसी शख्सियत है, मैं भी इनको लगभग 20-22 साल से जानता हूँ, संघर्ष कर रहे हैं। और जैसे कि एक मुर्गा नहीं होता, वो विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई कटता है तो मुर्गा कटता है किसी भी कंट्री में। क्यों? क्योंकि मुर्गा जो है ना, वो सुबह उठ के जगाता है लोगों को। तो कपिल जी के साथ वो उदाहरण बिल्कुल फिक्स होता है। इन्होंने समाज को जगाने का काम किया। आपकी जो BACS, NDPL और दिल्ली विद्युत बोर्ड और उससे पहले डेसू था, उसकी संस्थाओं के लिए काम किया। उसके जगाने में इन्होंने अधिकारियों से लड़ाई लड़ी, इन्होंने सरकारों से लड़ाई लड़ी, पार्टियों से लड़ाई लड़ी। उसमें क्या हुआ? नतीजा आपके सामने, इन्होंने व्यक्तिगत उसको झेला है। आज मैं समझता हूँ जितने राजनीतिक जीवन में कुछ चंद लोग होते हैं, सामाजिक जीवन में मुझे भी 25 साल हो गए राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक व्यक्तियों में कोई 1, 2, 5, 7 लोग ऐसे होते होंगे जो बहुत सारे पैसे बना लेते होंगे। नहीं तो राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो उनके परिवार की स्थिति है ना, वो कोई बहुत अच्छी नहीं रहती। सबसे पहले तो वो जो अपना क्वालिटी टाइम है,
जो अपने बच्चों को एक महत्वपूर्ण टाइम दे सकते थे, वो सामाजिक नेता, यूनियनों के नेता, एसोसिएशन के नेता, पार्टियों के नेता अपने बच्चों का समय किल करते हैं। ये कुलदीप जी और कपिल जी शायद ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, भारती साहब बैठे हैं यहाँ, इनको भी पता होगा कि किस तरीके से इन्होंने अपने बच्चों का जो क्वालिटी टाइम था वो अपने परिवार को ना देकर वो आप सबकी एसोसिएशन को, इंजीनियर एसोसिएशन को, कर्मचारियों को, आउटसोर्सिंग लोगों को, निजीकरण व्यवस्था के खिलाफ, इन प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ, विशेष रूप से ये प्राइवेट कंपनियां एक तो होती चोर, ये चोर नहीं है, ये महा डकैत हैं, इन डकैतों से लड़ना और इनके खिलाफ झंडा बुलंद करना, ये अपने आप में एक बहुत सामंजस्य का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है, और उसके लिए इन्हें झेलना भी पड़ा। आप समझिए कि आज इन्होंने, अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर अपनी प्रमोशन अगर इन्हें मिलती या आज इन्हें सैलरी उस हिसाब से अगर मिली होती, इन संघर्ष की वजह से, आप लोगों की लड़ाई की वजह से कितना इनको नुकसान झेलना पड़ा है, मैं समझता हूँ ये एक उदाहरण है। अब जितनी BSES, NDPL या पावर जो भी आपके एसोसिएशन और यूनियन है, आप कपिल जी को छोड़ना मत। ये इतने मजबूत साथी हैं कुलदीप जी, कपिल जी, ये जब चाहे किसी भी सरकार की चूल हिला सकते हैं। पानी और बिजली दो ऐसी व्यवस्था है कि पूरी किसी भी राज्य में उस स्टेट की सरकार को गिरा सकते हैं, और ऐसा इन्होंने एक बार करके भी दिखाया है। जब 12-14 घंटे दिल्ली में लाइट नहीं थी तो सरकारों को पता लग गया था कि क्या आप लोगों की कीमत है। तो आप लोग ऐसे, ये जो तपे हुए लोग हैं, बिल्कुल कुंदन की तरह तपे हुए लोग हैं, बिल्कुल पारस हैं ये लोग, इन्हें हाथ लगाते ही सोना बन जाएंगे। तो ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को मैं समझता हूँ आप लोगों को इनका लाभ लेना चाहिए। हम तो आगे इनका लाभ लेंगे, हम जस्ट मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक बहुत बड़ी, एक काफ़ी सारी संस्थाओं का समागम कर उसमें हम काम कर रहे हैं। मैं, DC कपिल साहब, महमूद प्राचा जी, और कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाने का काम, जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता, चाहे वो किसी भी कर्मचारियों, पदाधिकारियों, किसी भी समाज के वर्ग के लोग हों, जो पिछली कतार में, उनको आगे लाने का काम, उनके लिए संघर्ष करने का काम, उनकी लड़ाई लड़ने का काम हमेशा कपिल जी करते हैं। हम इनके नेतृत्व में, इनके पीछे खड़े होकर इस काम को करते रहेंगे। मैं पुनः अपनी ओर से, अपनी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से, वाल्मीकि चौपाल की ओर से, भगवान वाल्मीकि फाउंडेशन की ओर से और अपने परिवार की ओर से आपके परिवार को बहुत बिल्कुल मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका अग्रिम जो अगला जो पड़ाव है, इंटरवल की फिल्म, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी, और हमें और पूरे समाज को आपका ऐसे ही लाभ मिलता रहेगा। आपका खूब प्रभु से मैं दुआ करूँगा कि आपको खूब अच्छा स्वास्थ्य है, खूब लंबी उम्र और खूब सारे पैसे भी दे, ताकि आप समाज की इसी प्रकार सेवा करते रहें। धन्यवाद। DTC से आए हुए हमारे साथी वाल्मीकि झा जी बहुत डायनेमिक लीडर हैं, संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और सबसे बड़ी बात जो आज आप लोगों ने DC कपिल जी को जो सम्मान समारोह, ये सम्मान उनके बर्थडे पर, 60 साल के वर्ष होने पर, उनके घर परिवार और बाकी हम लोग, बाकी साथी या हमारा डिपार्टमेंट नहीं दे सकता था, जो आप सभी साथियों ने मिलकर दिया, उसके लिए आप सबको एक बार दिल से धन्यवाद और सैल्यूट है आपके काम को। साथियों, क्रांतिकारी नेता DC कपिल जी को सिर्फ इंजीनियर DC कपिल जी ही नहीं, DC कपिल जी क्रांतिकारी नेता भी कहलाते हैं। और क्रांतिकारी नेता ऐसे ही नहीं लिखा जाता, अपना बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है। नौकरी तो खेल है कि नौकरी के नाम से हम लोग खेल कर देते हैं। जब हम क्रांतिकारी नेता बनते हैं उस दिन हम लोग अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, घर परिवार अलग छोड़ते हैं, अपनी नौकरी को अलग दाव पे लगा के रखते हैं, हमेशा खेल की तरह हाथ में उठा के घूमते रहते हैं। हाँ जी नौकरी, ये लो गई जी, नौकरी गई जी। तो नौकरी तो खिलवाड़ बन गया हम लोगों के लिए, लेकिन डरते नहीं है, वो क्रांतिकारी नेता कहलाते हैं और वो DC कपिल जी ने करके दिखाया है। तमाम आप लोग जितने भी साथी इस आंदोलन में रहे हैं, इतना आसान नहीं होता, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, नौकरियां छोड़नी पड़ती हैं, कुछ डर के हम लोग पीछे हो जाते हैं कि यार हमारी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। 700 कुछ रुपए, 721 या 63 रुपये शायद अब स्किल्ड के हो गए हैं दिल्ली के अंदर, और न्यूनतम वेतन जो किसी के लिए भी जो कुछ नहीं आता उनके लिए 600 रुपये कुछ दिहाड़ी है। तो साथियों, हाथ पैर इतने मजबूत हैं कि बाहर कहीं पत्थर भी तोड़ोगे तो इतनी सैलरी उठा लोगे, 150 रुपये कम पर डे की दिहाड़ी मिलेगी। लेकिन अगर सम्मान से लड़ोगे ना तो इस मुकाम पे आपको भी वही सम्मान समारोह का मौका मिलेगा और आप लोगों का भी नाम गाया जाएगा कि आप लोग लड़े थे और आगे अपना समाज कल्याण के लिए आगे बढ़े। हम लोगों ने भी DTC में बहुत कुछ गवाया है,
कई दिनों तक भूखे रहे। 3 महीने अभी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में 2018 में हम लोगों ने 5 फरवरी 2018 दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक अर्धनंग रैली के नाम से दर्ज है, जो गृह मंत्रालय तक दर्ज है। 14,000 कर्मचारी ITO से लेकर के दिल्ली के CM साहब अरविंद केजरीवाल जी तक के घर तक हम लोग अपने कपड़े उतार के सिर्फ हाफ पैंट या चड्डी तक में कई कर्मचारी गए थे, ऊपर कपड़े नहीं पहने थे तन पे, सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि आप लोगों ने जो हमारे साथ हालात किए हैं, आज हमारी ये हालत हो गई है। और उसके बाद 22 फरवरी को हम लोगों ने हड़ताल तक करी। 14,000 कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिसकी वजह से 22 अक्टूबर 2018 से 30 अक्टूबर 2018 तक दिल्ली का चक्का जाम हो गया, एक भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी नहीं चली थी, जिसकी वजह से हम वहाँ के 150 कर्मचारी नौकरी से बेरोजगार भी हुए। टेंटों में 3 महीने बिताया, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं। बहुमत का घमंड है साथियों, मजबूरी हमारी है कि हम लोगों ने जीत दिलाई। हम लोगों को वादा किया था, आपको ताल कटोरा स्टेडियम में दिया था, हमको मिलेनियम डिपो के बाहर दिया था, लिखित में दिया, हाथ पे अपने लेटर हेड पे दिया, अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ दिया, लेकिन किया कुछ नहीं। उस सरकार को यह घमंड है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को कह दिया कि हम आपको पक्का कर देंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, हम इस इंतजार में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो घमंड में बहुमत में बैठे हुए हैं। अगर जिस दिन हमने ठान लिया कि अब सरकार आपको जब बनानी है तो पहले ये आउटसोर्स के कर्मचारी दिल्ली के पक्के होंगे, उसके बाद सरकार बनेगी, तो उस दिन सरकार को झुक करके पहले आपको पक्का करना होगा। अगर कर्मचारी पक्का नहीं तो सरकार भी पक्की नहीं रहेगी, सरकार को भी उखाड़ के फेंक देने की ताकत आप लोगों को दिखानी है। आप सबसे बड़ा कीमती समय, DC कपिल जी अब रिटायरमेंट के साथ साथ 60 साल पूरे कर चुके हैं। उम्र में 60 साल हुई है, जवानी वही 20 साल वाली ताकत रखते हैं, पीछे हटने वाले किसी चीज में नहीं है, बस इनका साथ सभी को मिलना चाहिए। मैं DTC कर्मचारियों की तरफ से और अन्य कई विभाग के जो भी साथी जुड़े हैं उनकी तरफ से ये साथ देता हूं कि हम लोग हर आंदोलन में आपके साथ खड़े मिलेंगे, पीछे हटने वाले नहीं है, सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। धन्यवाद सर। 1950 या 60 के दशक में एक फिल्म आई थी, पैगाम, वो आप लोगों से रिलेटेड है, आपकी समस्याओं के लिए बनी थी। उसमें एक गीत है, गाना है, पहला बहुत ही मधुर गाना है, समाज को जोड़ता है, आपकी ताकत को जोड़ता है और एकता। हम जब भी धरने प्रदर्शन होते हैं, मान्यवर आप तो बुद्धिजीवी गणमान्य लोग हैं, तो हम नारा लगाते हैं, आवाज़ दो हम एक हैं। तो उसमें राज कपूर और दिलीप साहब ने वो गाना गाया है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। उसमें संघर्ष दिखाया है, आप लोगों की लड़ाई है उसमें फिर एक गीत आता है, हड़ताल होती है, उसमें कहा जाता है कि दौलत और पसीने ने, दौलत और महलों ने पसीने को लात मारी, अब ना रुकेगी हड़ताल हमारी, अब आपका समय शुरू होने वाला है। अभी लेबर एक्टों के बारे में मान्यवर ने कुछ जानकारियाँ दी हैं, उसको समझ लें, पढ़ लें, क्योंकि हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो हमारी हड़ताल तो रुकेगी नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। और आज के इस पवित्र दिन पर आज पूरी दिल्ली में शिरोमणि भगवान रविदास जी का गुणगान हो रहा है, गली गली से आवाज़ आ रही है। तो इस पवित्र दिन पर आज का आपका कार्यक्रम है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। साथियों, 4 साल बाद मैं भी कपिल साहब के ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। 4 साल अभी मेरी सर्विस है। मैं नई दिल्ली नगर पालिका में एक छोटे से लेबर क्लास में काम करता हूँ, और जब भी मैं टाई और सूट लगा के जाता हूँ अपने डायरेक्टर के पास, वो 3 साल के लिए मुझे छुट्टी पे भेज देता भाई। वो कहता भाई तेरी मेरी नहीं बनेगी। हाँ, वो कहता डायरेक्टर मैं लगता हूँ, डायरेक्टर मैं हूँ तो मुझसे भी बड़ा अधिकारी लगता है, तो तू भाई आ जाकर अपनी अटेंडेंस लगा जाकर और सामाजिक सेवा में अपना काम करता रहेगा। तो इस शुभ दिन पर थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए मैंने 2-4 बातें कही हैं। और 4 साल बाद एक सपना है, हमारा लक्ष्य उद्देश्य है, समाज को वापसी कुछ देना है। वो पे बैक सोसाइटी होगी हमारा, हमने समाज को, जो हमें समाज ने दिया है हमें वापस भी करना है, ये ऋण है, कर्तव्य है हमारा। समाज आपका है। आज देखो सर्वधर्म सभा की एक मीटिंग भी कह लीजिए इसको, यहाँ सब समाज के लोग हमारे आए हुए हैं। यही हमारा मैसेज है, यही संदेश है। वो गीत इसीलिए बना था, वो आज के संदर्भ में बना है, और इस गीत के, इस गाने की हमें सख्त ज़रूरत भी है। और ये हड़ताल हमारी अब नहीं रुकेगी, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। 4 साल बाद मैंने एक कार खरीद लेनी है पुरानी सी, सारी सामाजिक जिम्मेदारी, मैंने पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी कर दी है। एक बच्चे की अभी बहुत जल्दी शादी कर दूंगा, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, 3-4 साल में मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा। गाड़ी होगी,
कपड़े होंगे, हम हर गली हर बस्ते में जन जागरण सामाजिक चेतना का काम करेंगे, दलित भाइयों की एकता के लिए, बहुजनों की एकता के लिए। आज के पवित्र दिन पर हम कसम भी खाते हैं हम अपने मिशन में कामयाब हों, इसलिए हम दुआ करते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। धन्यवाद साथियों। तो मैं देवेंद्र जी से आमंत्रित करूंगा कि अपने संक्षेप में विचार रखें। देवेंद्र जी। धन्यवाद राजेंद्र जी। हालांकि आपका ऑफिशियल प्रोग्राम है डेसू की तरफ से और बाकी फेडरेशन यूनियंस की तरफ से। आदरणीय कपिल साहब, आज के मुख्य अतिथि, मंच पर बैठे सभी सम्मानित गण, कुछ मेरे पुराने साथी हैं, भारती जी, राजेंद्र जी, जिनको मैं 25-30 साल से जानता हूं, कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं। डेसू के कर्मचारियों का, डेसू के अधिकारियों का, या डेसू का साथ कपिल साहब के साथ 32 साल पुराना है। मेरी बहन का साथ भी 32 साल पुराना है, लेकिन मेरा साथ कपिल साहब के साथ 38 साल पुराना है। हमने 38 साल पहले एक जगह कोचिंग इंजीनियरिंग के लिए ज्वाइन करी थी 1983 में, और तब से हम साथ हैं। फिर 89 में मेरी बहन के साथ इनकी शादी हुई। हमने इंजीनियरिंग भी साथ साथ ही की थी। वो HBTI कानपुर गए थे, मैं NIT इलाहाबाद गया था, लेकिन हम मिलते रहते थे। लेकिन जब इन्होंने डेसू ज्वाइन की तो 1-2 साल बाद ही इनके चरण थोड़े बिगड़ने लगे यूनियन की तरफ से। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, क्योंकि जब हम परिवार की नज़रिए से देखते हैं और आप अपने यूनियन के लीडर की नज़रिए से देखते हैं, तो दोनों नज़रियों में बहुत डिफरेंस होता है। मुझे ये देखना होता है कि हाँ, मेरी बहन का घर परिवार अच्छी तरह चल रहा है, वो एक 2 कमरे का मकान दिल्ली में बना ले जैसे और सब बना रहे हैं। तो यही देखते देखते हम इनको कई बार समझाया, लेकिन कम्युनिटी की तरफ एक बार मुड़े तो उन्होंने नहीं देखा। मैं हमेशा जब भी मिलता था, क्योंकि आसपास ही रहते थे गाजियाबाद, अब हमेशा समझाता था कि छोड़ो, क्या रखा है इस यूनियन बाजी में, बहुत हो गया, अब थोड़ा घर भी देख लो। आपके साथ के जो आपने साथ दिया 8-10 साल में ही उन्होंने मकान भी बना लिए हैं। बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ, आज नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो 8-10 साल में ही मकान, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। ऐसा भी समय आया कि सच में खाने होने के लिए भी इनके बहुत दिक्कत हुई है, बहुत इन्होंने। और ऐसे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी 28 साल की सर्विस है, मेरी ग्रुप 1992 एग्ज़ाम से मैंने सिविल सर्विस पास किया था। मैंने बहुत यूनियन लीडर भी देखे हैं जो मेरे पास भी, इवन जो रिवाल्वर टांग के लोग आते थे, और इतने बड़े बड़े यूनियन लीडर मैंने देखे हैं। लेकिन ऐसे लोग कम ही मिलेंगे जो कम्युनिटी के लिए, जो समाज के लिए अपनी नौकरी दांव पे लगा देंगे। और ये इनमें मैंने, हालांकि हमने अपनी तरफ से बहुत समझाने की कोशिश करी, जब भी मौका आया कि नहीं भाई घर भी देखो, ठीक है आप कम्युनिटी के लिए, लेकिन इन्होंने कभी नहीं किया कि नहीं मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। तो हमेशा से ये देखा है। और कम्युनिटी के लिए काम करने का ही वो रहा कि डेसू में शायद पहली बार इन्होंने एक जनरल यूनियन से शायद जनरल सेक्रेटरी बने। आई थिंक इट वाज द फर्स्ट चांस, पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि मैं 25-30 साल से इनके डेसू मीटिंग में भी गया हूँ। इनके और भी साथी थे, संतराम शर्मा वगैरह, पता नहीं अब कहाँ हैं वो, राजेंद्र जी, इनको मैं 25-30 साल से इनको भी जानता हूँ। तो डेसू की यूनियन, तो तब भी हमको ये लगता था कि भाई ठीक है, घर भी देखो, परिवार भी देखना, बच्चों की फीस भी देनी है, कैसे करोगे। लेकिन फिर एक फेडरेशन आई, कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST एम्प्लॉइज, वो भी इन्होंने ज्वाइन किया। तो तभी हमने कहा कि एक तो पहले से यूनियन चल रही थी, अब आपने कन्फेडरेशन भी कि नहीं, उसमें भी साथियों को कम्युनिटी के लिए काम करना है। हालांकि उसमें मैं भी रहा हूँ, मैंने मुरादाबाद वगैरह में ये लोग आए थे, रामराज और ये, अब तो उनका उदित राज नाम हो गया, लेकिन हमने मुरादाबाद में अच्छी खासी मीटिंग एक कन्फेडरेशन की कराई थी मैंने। इवन कमिश्नर वगैरह भी नीचे ज़मीन पे बैठे थे पालती मार के। इवन लखनऊ वगैरह में कन्फेडरेशन में, तो मैं इनके साथ कंटिन्यूस बना हुआ हूँ। लेकिन यह है कि मैं अपने नज़रिए से, हमेशा परिवार के नज़रिए से, जब बहन की तरफ को देखता हूँ, बच्चों की तरफ को देखता हूँ, तो हमेशा यही भी कहता था कि भी थोड़ा परिवार भी देखो। लेकिन उन्होंने कम्युनिटी के लिए अपना नौकरी वगैरह, कोई इनका घर नहीं है, कोई इनके पास पैसे नहीं है, आज भी दिक्कत है। तो लेकिन अब हमने भी सोच लिया भाई ये कम्युनिटी के लिए ही बने हैं, तो इनको काम करने दीजिए। लेकिन एक चीज़ मैं आप अपने साथियों से, कम्युनिटी के भी और बाकी से भी कहना चाहूँगा कि जितना इन्होंने त्याग किया है, जितना इन्होंने खोया है समाज के लिए, उतना इनको मिला नहीं।
तो मैं चाहता हूं कि कम्युनिटी के लोग साथ दें, हम भी साथ दें, समाज साथ दे कि और आगे बढ़ें और कुछ करें और समाज करने लायक कुछ। तो मैं सब साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका साथ दें और कुछ हो ऐसा बनाएं जो समाज के लिए इनके पास करने को हो, कुछ अच्छा और कर सकें। ये तो साथ चलता ही रहेगा जो भी। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद आपका करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे सम्मानीय श्रीमान डीसी कपिल जी और सम्मानित मंच, सामने बैठे आप सब, मज़दूरों की आवाज़, मज़दूरों की ताकत, इस देश की शक्ति, मैं आपको नमन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं उन आयोजकों का भी दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम आज यहाँ लगाया, क्योंकि आज देश की ऐसी हालत है कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं दिखता। तो ये तो हमारे डीसी कपिल जी आज 60 साल पूरे किए इन्होंने, और उनका डिपार्टमेंट अगर उनके साथ यहाँ इतनी शक्ति और ताकत के साथ सम्मान देता है, तो मैं समझता हूँ कि डीसी कपिल जी कहीं ना कहीं भारत के उन चुनिंदा योद्धाओं में से एक हैं जो आज यहाँ आप लोग सम्मान उन्हें दे रहे हैं। साथियों, जैसा कहा, समय कम है। भाई हरनाम जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि इतने समय से हम जुटे हुए हैं डीसी कपिल जी के साथ, और डीसी कपिल जी की सबसे बड़ी बात है समर्पण। साथियों, चाहे सफाई कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे सामाजिक आंदोलन हो, वो इस तरह से आपको समर्पित कर देते हैं कि कार्यक्रम या आंदोलन की जो गति है वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जब वो हमारे आंदोलन में होते हैं तो वो आंदोलन डबल इंजन की तरह दौड़ता है। साथियों, आज के इस उपलक्ष्य में हमारे भगवान रविदास जी की आज जयंती पर ये शुभ अवसर पर कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है। मैं माननीय डीसी कपिल जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और डीसी कपिल जी को एक चीज़ जरूर कहूँगा, कपिल साहब, पैसा दुनिया कमाती है, लेकिन आपने इन लोगों को कमाया है और आप इस देश के धनी व्यक्तियों में से हैं। मैं आपके स्वास्थ्य की भी कामना करूंगा और परमपिता परमेश्वर से कामना करूंगा कि आप जैसे लीडर हमारा नेतृत्व करते रहे। और आज अगर साथियों, आज ट्रेड यूनियनों की ज़रूरत है। आज इसलिए ज़रूरत है कि अगर कर्मचारी की समस्या ही नहीं होगी, सरकारें सुचारू रूप से कर्मचारी की सब मांग को पूरी करेगी, तो मैं समझता हूं ट्रेड यूनियनों की ज़रूरतें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज हमें अपना शौर्य कौशल दिखाने का एक वक्त मिला है, और ऐसे वक्त में हमें आगे बढ़कर डीसी कपिल जी के नेतृत्व में आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत। मंच पर आसीन आज इस सभा के हीरो, दूल्हा, चीफ गेस्ट, आदरणीय हमारे कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन रहे बड़े भाई डीसी कपिल साहब, वर्किंग चेयरमैन मौजूदा राजेंद्र प्रसाद जी, बड़गुजर जी, सौरी जी, मंच पर आसीन कुलदीप कुमार जी, अनिल शर्मा जी, खालिद जी, डीके नीम जी, और मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों, वह परिवार से आई हुई महिला शक्ति, उनके बच्चे, आप सभी को मेरा जय भीम, जय भीम। सबसे पहले आज के इस पुनीत अवसर पर मैं आप सभी को संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज के 644वीं जयंती पर
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनका आशीर्वाद सबको मिलता रहे। और आज हम इकट्ठे हुए हैं जिस प्रोग्राम को में सम्मिलित होने के लिए, उसको अंजाम देने वाले उस टीम को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उन सबका स्वागत करें आप, जिन लोगों ने एक इतिहास रचा, एक ऐसे नेता के लिए जो आज सर्विस में ना होते हुए भी, अगर ये सर्विस में होते तो क्या होता, ऑफिस की तरफ से एक पार्टी होती, 150 आदमी उसमें इकट्ठे होते, आधा घंटा पौने घंटा 1 घंटे का प्रोग्राम होता, ये अपने घर बाकी सब अपने घर। लेकिन दोस्तों, जो हजूम और जो प्यार आप सबने आदरणीय डीसी कपिल जी के लिए दिखाया है वो काबिले तारीफ है। ऐसा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा किसी नेता के 60वें जन्म दिवस पर। लोग कह रहे थे आज उनकी रिटायरमेंट है, शायद गलतफहमी है। रिटायरमेंट शब्द का यहाँ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हम, ये केवल उनका जन्मदिन की पार्टी है। और 60 साल, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी नियामत है हम सब के लिए जो 60 साल तक पहुंचते हैं, और वो भी इस खुशनसीबी के साथ कि देश दुनिया जहान उनको याद रखे। वरना लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई ये भी याद नहीं रखता कौन था। मेरी पूर्ववर्ती वक्ताओं ने इतनी छोटी से छोटी जानकारियां यहाँ साझा की हैं कि शायद मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैंने भाई राजेंद्र जी को कहा था यार थोड़ा जल्दी बुलवा देना, क्योंकि फेडरेशन में भी सबसे लास्ट में बोलना पड़ता है धन्यवाद के लिए, तो मौका कभी नहीं मिलता। आज 2 शब्द बड़े भाई के लिए बोलना चाहता हूँ। अब लोग कहते हैं बड़े भाई क्यों बोलते हो, आप तो 2 साल पहले रिटायर हो गए इनसे। लेकिन मैंने आज तक इनको बड़े भाई जैसी इज्जत दी, आज भी मैं उस इज्जत को बरकरार रखता हूं। ये खुद वो और उनका परिवार जानता होगा। मेरे संबंध इनके साथ केवल सामाजिक या एसोसिएशन के साथ नहीं है, फेडरेशन के साथ नहीं है। मेरे संबंध तो पारिवारिक संबंध इनके साथ रहे हैं। और जनरली मैं जिनके साथ संबंध बनाता हूं तो कोशिश होती है कि उनके साथ पारिवारिक संबंध बने, तभी हम एक दूसरे को सही रूप में जान पाते हैं। मैंने वो वक्त भी देखा जब ये आसमान की बुलंदियों पर थे, और बदकिस्मती से वो वक्त भी देखा जब ये बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे टर्मिनेशन के बाद में। ज़्यादातर लोगों ने बात की केवल डेसू, दिल्ली विद्युत बोर्ड, BSES, वहाँ तक सीमित रह गए। लेकिन श्री डीसी कपिल जी की शख्सियत केवल दिल्ली तक नहीं है। 1997 में जब ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण किया गया, उसको बनाया गया, तो उसको बनाने में दिल्ली विद्युत बोर्ड की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका श्री डीसी कपिल जी की रही, जिसके तहत दिल्ली के अंदर 5 OMS के खिलाफ लगातार 3 साल तक हम सबके नेतृत्व में, जिसमें खास तौर से डीसी कपिल जी का बहुत बड़ा रोल था, लाखों की संख्या में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की गई, और इस देश को झुकना पड़ा, इस देश की सरकार को झुकना पड़ा, और उन्होंने उन 5 में से 3 OMS को वापस किया। बताया गया पहले भी आपको कि दिल्ली के ITO चौक को लगभग 2.5 घंटे तक
जाम किया गया, एक भी गाड़ी इधर से उधर नहीं गई, लाठियां चली और 21 लोगों पर एफआईआर हुई, जिनमें से कुछ पर अभी भी बाकी हैं। कपिल जी की शख्सियत ऑल ओवर इंडिया में रही है, वो ऑल इंडिया के चेयरमैन रहे हैं और मैं उस टाइम उनका वर्किंग चेयरमैन हुआ करता था जब वो चेयरमैन होते थे। मुझे उनके साथ काम करने का मौका उसी वक्त, मतलब 97 से हम लोग साथ रहे हैं, मुझे मिला। टर्मिनेशन के बाद बात हुई कि भाई अब ये टर्मिनेट हो गए, इनको हटा दिया जाए चेयरमैनशिप से, लेकिन मैंने उस टाइम ये सबसे पहली मेरी बात थी कि नहीं, ऐसे वक्त में जिस शख्स को आज हमारी सबसे ज़्यादा जरूरत है, अगर हमने आज उसका साथ छोड़ दिया तो कौन आदमी आगे आने की हिम्मत करेगा इस तरह से लोगों के हक की लड़ाई को लड़ने के लिए। और डीसी कपिल जी गवाह हैं कि 1-1.5 साल तक मैंने एज वर्किंग चेयरमैन उनको फुल सपोर्ट दिया और उनको आगे बढ़ाने में हम लोग कामयाब रहे। टर्मिनेशन हुआ, 10 साल तक कोर्ट में केस चला, उसके बाद उनको जहां भी हम लोगों की जरूरत होती थी, भाई राजेंद्र जी, पूरी टीम, हमारी फेडरेशन की टीम हमेशा उनके साथ खड़ी रही, उनके परिवार के साथ भी हम लोग खड़े रहे। जब उनका सस्पेंस, जो उनकी टर्मिनेशन को बहाल किया गया, तो उस टाइम भी उनके साथ एक शर्त लगाई गई कि आप केवल अपनी नौकरी करोगे, क्योंकि उनको नौकरी दिल्ली विद्युत बोर्ड में ना दे करके उनको कंपनी में दी गई और आप किसी भी वर्कर्स की या किसी भी एसोसिएशंस के काम में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन जैसा बात बाकियों ने भी बताया कि जो कीड़ा है वो बहुत ज़ोर से कुलबुलाता है, वो चैन से बैठने नहीं देता। उन्होंने फिर अपने परिवार की चिंता ना करते हुए अपने इन साथियों के लिए जो आज जिन्होंने प्रोग्राम किया है, उनकी लड़ाई लड़ते रहे और फिर दोबारा से उनको टर्मिनेट होना पड़ा। वरना एक डीजीएम जैसी पोस्ट पर जो सहूलियतें, जो पैसा मिलता है, वो बड़े आराम से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते थे। आज उनके बच्चे भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बिटिया ने ट्राई की है, अभी भी लगी हुई है वो आईएएस की ट्राई के लिए, तो शायद अब तक बन चुकी होती। बच्चे भी कहीं अच्छी जगह सेटल होते। लेकिन एक तरफ जब सामाजिक जिम्मेवारी होती है और एक तरफ पारिवारिक जिम्मेवारी होती है, तो कपिल साहब ने पारिवारिक जिम्मेवारी की बजाय जो अपनी सोशल जिम्मेवारियों पर ज़्यादा ध्यान दिया, उसी का नतीजा परिवार ने भुगता जरूर, लेकिन परिवार भी आज इस चीज़ को महसूस करेगा कि अगर बाबा साहब भी यही काम करते कि वो केवल अपने और अपने परिवार के लिए जिंदा रहते, तो आज हम और आप यहाँ ना होते। तो किसी ना किसी को तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे वो बाबा साहब थे, चाहे कांसीराम जी थे, चाहे आपके बीच में से हम जैसे छोटे मोटे जैसे कपिल साहब हैं या और दूसरे हमारे साथी हैं, जो अपनी परिवारों को चिंता ना करते हुए अपनी सामाजिक लड़ाई को लड़ते रहते हैं। तो साथियों, क्योंकि लास्ट में बहुत कम टाइम मिला है और आप भी अब इस टाइम लगभग पक चुके हैं, मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए केवल यही चाहूँगा कि ना तो वो टर्मिनेशन के बाद चुप बैठे, ना दोबारा नौकरी ज्वाइन करने के बाद चुप बैठे, ना दोबारा टर्मिनेशन के बाद चुप बैठे, और ना वो बैठेंगे। ये गारंटी है। हमारा आपका जो दायित्व बनता है, हम उनका साथ दें। आज यहाँ जो भीड़ है वो किसी एक जाति की नहीं है, किसी एक धर्म की नहीं है, वो हम सब की भीड़ है। हम सब, जिसमें सभी धर्म आते हैं, सभी जातियां आती हैं, और उन्होंने लड़ाई डंके की चोट पे लड़ी है। कभी भी किसी भी
सरकार के साथ समझौतावादी रुख नहीं अपनाया, हमेशा उसको डंके की चोट पर अपने साथियों के लिए लड़ा है। उनकी जो भी ज़रूरतें थी, जो भी उनकी मजबूरियां थी, उनको पूरा कराने के लिए लड़ा है। तो मैं फेडरेशन की तरफ से कपिल साहब आपको विश्वास दिलाता हूं, हम पहले भी आपके साथ थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए और सबसे ज़्यादा इसकी जो हकदार हैं वो इनकी धर्मपत्नी, शायद वो इससे भी ज़्यादा हकदार हैं इस सम्मान की। तो जोरदार तालियां एक बार उनके सम्मान के लिए, उनके परिवार के लिए कि जिन्होंने उनको वक्त दिया कि जाइए आप अपनी जिम्मेवारियों को निभाइए। उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे किया, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। घर पे किन हालात में उन्होंने अपने बच्चों को रखा। और शायद जो भाई देवेंद्र जी कह रहे थे, डीके नीम साहब, कि जब वो आए थे दिल्ली तो कुछ बनने के लिए IAS, जैसे वो IRS हैं, तो कपिल साहब IAS बनने के लिए आए थे, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 1 इंजीनियर बनने के लिए आए थे। लेकिन डेसू ज्वाइन किया एज इंस्पेक्टर और दलदल में ऐसे फंसे कि यहाँ राजनीति का शिकार हो गए। कभी इन्होंने कम्बल को ओढ़ा, लेकिन बाद में कम्बल ने इनको ऐसा निचोड़ा कि इनको निकलने ही नहीं दिया। आज भी नहीं छोड़ सकता कम्बल इनको। तो मैं तथागत से प्रार्थना करूंगा, आने वाला समय इनका परिवार का स्वास्थ्यदायक रहे, सुखदायक रहे, फलदायक रहे, शांति समृद्धि इनके जीवन में रहे और ऐसे ही लोग इनको प्यार करते रहे और ये लोगों को ऐसे ही प्यार देता रहे। जय भीम, जय भारत।